नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 40 साल की उम्र में अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, जिनके परिवार वालों ने दिल का दौरा पड़ने से मौत होने का दावा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को मिलने वाले फंड पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। देश में 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए, जो पिछले 2 महीनों में एक दिन में सबसे ज्यादा रहा। और तबलीगी जमात से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के जरिए खबरों को सांप्रदायिक रंग देने पर चिंता जताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को मिलने वाले सरकारी फंड पर यूपी सरकार से कुछ गंभीर सवालों के जवाब मांगे। सवालों का लबोलबाब यह है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को सरकार से फंड दिया जा सकता है या नहीं। हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछे वो केवल गंभीर नहीं है, बल्कि देश में एक नई तरह की बहस शुरू करने वाले भी हैं। ये पूरा मसला क्या है, विवाद किन बातों पर है, ये जानने से पहले समझना जरूरी है कि मसला कोर्ट तक पहुंचा कैसे। असल में हाईकोर्ट में सुनवाई एक मदरसे की तरफ से दी गई याचिका पर ही हो रही थी। जिस मदरसे ने याचिका दी उसका नाम है मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम। मदरसे तकरीबन हर राज्य में सरकार से आर्थिक मदद लेते हैं, लेकिन नियम यह है कि केवल उन मदरसों को सरकार मदद देती है जो मान्यता प्राप्त होते हैं। मान्यता कौन देता है? मान्यता देने का काम करता है मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड कुछ ऐसा ही होता है जैसे राज्यों के अपने अलग अलग शिक्षा बोर्ड होते हैं, या जैसे एक सीबीएसई है जो पूरे देश का बोर्ड है, ऐसे ही होता है मदरसा बोर्ड जो हर राज्य में अलग होता है। जैसे यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान हर साल होते हैं, ऐसे ही मदरसा बोर्ड भी 8वीं के, 10वीं के या 12वीं के इम्तिहान कराता है, जिनमें वही छात्र बैठते हैं जो मदरसों में पढ़ रहे होते हैं। यूपी के मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसा है मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम। इस मदरसे ने अदालत के सामने एक याचिका दी और यह कहा कि सरकार हमें और टीचर रखने की इजाजत नहीं दे रही। मतलब उनका कहना यह था कि मदरसे में आने वाले बच्चों की गिनती बढ़ गई है, पढ़ाने वाले मौलवी यानी टीचर कम पढ़ने लगे हैं, इसलिए उनके कुछ पद बढ़ाने चाहिए और नई भर्तियां करनी चाहिए। सरकार को मदरसे की तरफ से इसका प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इसीलिए मदरसे ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा और मांग ये रख दी कि सरकार नई भर्तियों की इजाजत दे। अब इसमें सरकार की मंजूरी का मतलब यह है कि रखने को तो मदरसा चलाने वाले जितने मर्जी टीचर खुद रखें, लेकिन उनकी तनख्वाहें तो सरकार की जेब से जाती हैं। सरकार ही मान्यता प्राप्त मदरसों में मौलवियों की तनख्वाह देती है। अब सरकार अगर मौलवियों की गिनती बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रही, तो मतलब यह है कि अगर नए मौलवी रख भी लिए जाते हैं तो उनकी तनख्वाह सरकार नहीं देगी। मदरसों में पढ़ाने वाले ये मौलवी भी सरकारी मुलाजिम ही होते हैं, जैसे बाकी सरकारी स्कूलों में टीचर होते हैं, उनकी तनख्वाहें सरकार देती है। उसी तरह ये मौलवी भी सरकारी मुलाजिम ही होते हैं। लेकिन मसला यहां पर यह खड़ा हो गया कि मदरसों में और बाकी स्कूलों में कुछ तो फर्क है, क्योंकि मदरसों में तो एक धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है, जबकि देश है हमारा धर्मनिरपेक्ष। लेकिन मदरसों की मदद देश के तकरीबन हर राज्य में सरकार करती है। तो इसलिए जब हाई कोर्ट के सामने यह मामला पहुंचा तो सवाल सिर्फ नए टीचरों, मौलवियों की भर्ती तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट ने तो सरकार से यह पूछ लिया कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को फंड देने का अधिकार है या नहीं। हाईकोर्ट ने चिंता यह जताई कि कहीं मदरसों की मदद करते हुए सरकारें उन मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही हैं जो इस देश का संविधान देश के हर नागरिक को देता है। बाकायदा कोर्ट ने भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक मिले अधिकारों पर सरकार से सफाई मांगी। यह हमारे संविधान में दिए गए वो अधिकार हैं जो लोगों को अपने अपने धर्म और उससे जुड़ी शिक्षा पाने का हक देते हैं। लेकिन उससे जुड़े सब नियम संविधान बनाने वालों ने पहले से बना रखे, और फिर भारत के संविधान से ऊपर तो देश में न कोई सरकार है, न कोई धर्म है, न कोई नीति, न कोई नियम। मतलब यह कि हाई कोर्ट में जब मौलवियों की भर्ती का मामला पहुंचा तो मसला मौलवियों की भर्ती का नहीं रहा, बल्कि अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि लोगों के टैक्स की कमाई से भरने वाला सरकार का खजाना किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा के लिए इस्तेमाल हो भी सकता है या नहीं। जिन मसलों पर कोर्ट ने बात की उनमें कुछ बिंदु बेहद अहम हैं, जिन पर कोर्ट ने राज्य सरकार से सफाई मांगी। इन्हें भी समझना जरूरी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या जिन मदरसों की मदद सरकार करती है
उनमें खेल के मैदान हैं, क्योंकि मदरसों के अलावा जिन भी स्कूलों को सरकार या बोर्ड मान्यताएं देते हैं उनमें खेल के मैदान होना जरूरी होता है। और यह नियम हमारे संविधान में ही दिए गए मौलिक अधिकारों की वजह से है। आर्टिकल 21 और 21A कहते हैं कि स्कूलों में बच्चों के खेलने के मैदान होने जरूरी हैं। लेकिन मदरसों को अगर मान्यता देते हुए इस नियम की छूट दी जाती है तो यह नाइंसाफी तो उन छात्रों के साथ है जिन्हें स्कूल में खेलने की सुविधाएं तक नहीं मिल रही, और उनके मौलिक अधिकार जो बच्चों को हमारे देश का संविधान देता है वो उनसे छीने जा रहे हैं। इसके अलावा मदरसों का पाठ्यक्रम क्या है, मान्यता देते हुए क्या शर्तें रखी जाती, इन सब बातों की जानकारी भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछी। दूसरा मसला यह है कि क्या मदरसों में केवल लड़कों को पढ़ाया जाता है, मतलब क्या लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, और अगर ऐसा है तो क्या राज्य की शिक्षा नीति ऐसा करने की इजाजत देती है। हालांकि कई जगहों पर लड़के और लड़कियों के अलग अलग मदरसे भी चलाए जाते हैं, बाकी इस पर जानकारी वाला जवाब तो राज्य सरकार को देना है। लेकिन अहम मसला भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का ही है। राज्य सरकार को हाई कोर्ट के सामने यह बताना है कि मदरसों को अगर राज्य सरकारें फंड देती हैं तो कहीं वो मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं है। हाईकोर्ट ने आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक का जिक्र किया है और इन पर सरकार से सवाल पूछा। तो समझना जरूरी है कि आर्टिकल आखिर कहते क्या हैं जिनके जरिए मिले अधिकारों के छीनने का खतरा पैदा हो रहा है। पहला आर्टिकल 25 जो हर धर्म के प्रचार और उससे जुड़ी शिक्षा का अधिकार देता है। दूसरा आर्टिकल 26 अपने धर्म से जुड़े कामकाज करने की पूरी आजादी देता है। तीसरा आर्टिकल 27 जो सबसे अहम है, इसे सुनना ही नहीं समझना भी पड़ेगा। यह आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के प्रचार पर खर्चा करने के लिए सरकार टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मतलब यह है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही चलती है, और अगर हम लोगों के टैक्स का पैसा किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए खर्च होगा तो हमारी मर्जी से ही होगा। जो टैक्स देता है उसकी मर्जी से ही होगा, यह कहता है आर्टिकल 27। और फिर सरकार के पास तो जो भी पैसा है वो लोगों के टैक्स का है, और टैक्स लेने से पहले तो किसी से यह पूछा नहीं जाता कि वो पैसा किस धार्मिक पढ़ाई करने वाली संस्था को दिया जाए या नहीं। आर्टिकल 29 में भी एक पेच है। आर्टिकल 29 का एक क्लॉज मतलब एक नियम कहता है कि सरकार से आर्थिक मदद लेने वाले किसी भी संस्थान के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। मतलब किसी को भी उसके धर्म या उसकी जाति या लड़के लड़की के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता अगर आप सरकार की फंडिंग ले रहे हैं। यह नियम मदरसे के लिए नहीं बल्कि किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्थान के लिए। मतलब संविधान कहता है कि अगर आप सरकारी पैसा लेते हैं तो आपको दाखिला देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आर्टिकल 30 ये कहता है कि सरकार भी किसी शिक्षण संस्था के साथ कोई भेदभाव धर्म या भाषा के आधार पर कतई नहीं कर सकती। मसला बड़ा है इसलिए है क्योंकि ये आर्टिकल तो देश के संविधान में है, जो देश के हर नागरिक को बराबर अधिकार देते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक हर राज्य के लिए है। अब अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी फंड के इस्तेमाल पर कोई चिंता जताई है तो यह बहस तो पूरे देश में छिड़ेगी। हर राज्य में सोचा जाने लगेगा कि संविधान इस मसले पर क्या कहता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होनी है। सरकार को 6 अक्टूबर तक हाई कोर्ट को यह बताना होगा कि धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को सरकारी खजाने से पैसा दिया जा सकता है या नहीं, या दिया जा रहा है तो किस तरह दिया जा रहा है। सौभाग्य की एक बात यह कि मदरसों को सरकारी पैसा दिए जाने पर सवाल यूपी सरकार से पूछा गया है, लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है, क्योंकि मदरसों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद तो देश के सभी राज्यों में दी जाती है और मदरसों की पढ़ाई भी पूरे देश में एक जैसी ही होती है, जहां धार्मिक शिक्षा सबसे पहले है और बाकी विषय पढ़ाना या न पढ़ाना उन मदरसों के संचालकों की मर्जी पर होता है। पंजाब के मोगा में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की रैली का विरोध करने पहुंचे किसानों ने इतना बवाल किया कि वहां के हालात जंग के मैदान जैसे हो गए। सुखबीर बादल पंजाब की 100 दिन की यात्रा पर निकले हैं। मोगा में भी वो रैली करने पहुंचे, लेकिन जिस समय वो रैली को संबोधित कर रहे थे ढेरों किसान वहां पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो उससे भिड़ गए। उन्होंने सड़क पर इतना हंगामा किया कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो गया। प्रदर्शन में शामिल किसानों को देखकर लगा कि उन्हें पुलिस की कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने उन पर पानी की बौछार करने आई गाड़ी पर इतने पत्थर बरसाए कि उसे वहां से हटाना पड़ा। इन लोगों ने सड़क पर पड़े पत्थर उठा उठाकर पुलिस पर फेंके।
जिसे देखकर पुलिस वाले थोड़ी देर के लिए जहां थे वहीं रुक गए। इन किसानों को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि वो विरोध के नाम पर कानून हाथ में ले रहे हैं। वो सड़क पर बिना डर के दौड़ते रहे। उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की नहीं बल्कि हाथापाई करने की भी कोशिश की और उसके सामने ही सुखबीर बादल के पोस्टर फाड़ने लगे। पुलिस के लिए उन्हें रोकना मुश्किल लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरा दम लगाकर सड़क पर उपद्रव करने वाले किसानों को खदेड़ा। यही नहीं, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है। वीडियोग्राफी हुई है और अरेस्ट किए जाने गए। सुखबीर बादल की रैली का विरोध करने पहुंचे ये किसान कीर्ति किसान यूनियन और भारत नौजवान सभा नाम के संगठन से जुड़े बताए गए। सौभाग्य की बात है कि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 2 हफ्ते पहले पंजाब में चुनावी यात्रा शुरू की। तब फिरोजपुर में भी किसान संगठनों ने बवाल मचाया था और अब मोगा में तो किसान और भी हिंसक हो गए, जिनके हमले में डीएसपी समेत 5 पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन पथराव करने वाले किसानों ने इसका ठीकरा भी अकाली दल पर भी फोड़ा और आरोप लगाया कि अकाली दल के छात्र संगठन से जुड़े युवकों ने किसानों को उकसाया, वरना वो तो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। अमेरिका में एक ताकतवर तूफान अपने साथ इतनी बारिश लाया कि वहां के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए। बताया गया कि न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में 8 लोगों की मौत हो गई। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और वहां के मेयर ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी, क्योंकि केवल न्यूयॉर्क ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने वहां की सरकार और लोगों दोनों को मुश्किल में डाल दिया। न्यूयॉर्क के एक रेलवे स्टेशन से तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें प्लेटफॉर्म पर सामने से पानी ऐसे आता दिखा जैसे किसी बांध से नीचे गिर रहा हो। वहां की सड़कों पर भी हाल कुछ ऐसा ही दिखा। रात के अंधेरे में बीच रास्ते में फंसे लोगों की परेशानी उस वक्त दुगनी हो गई जब तालाब बन चुकी सड़कों पर गाड़ियों ने दम तोड़ दिया और उनके अंदर लोग फंस गए। हाल यह हो गया कि सामने आई एक तस्वीर में एक बच्चे को कार से निकालने के लिए बचाव कर्मी मेहनत करता नजर आया। न्यूजर्सी से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां भी सड़कें पानी से लबालब दिखी। मिनटों के अंदर पानी ने सड़कों पर कब्जा कर लिया और बाहर निकले लोगों का अपने घर पहुंचना नामुमकिन हो गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक आदमी अपने बच्चे को गोद में गाड़ी तक ले जाता नजर आया। वहां के पेंसिल्वेनिया राज्य के कुछ इलाकों में भी बादल एक बार बरसना शुरू हुए तो फिर रुके ही नहीं, जिससे सड़कों पर जैम लग गया और जो जहां था वो वहीं फंस गया। सौभाग्य की एक बात है कि 3 दिन पहले आइडा नाम के जिस तूफान ने अमेरिका के लुइसियाना राज्य में तबाही मचाई थी, उसी की वजह से न्यूयॉर्क शहर में इतनी बारिश हुई कि वहां इमरजेंसी लगानी पड़ी ताकि लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका जा सके। जबकि मूसलाधार बारिश की वजह से न्यूजर्सी राज्य भी बदहाल है और वहां भी 1.5 दर्जन से ज्यादा शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई, क्योंकि बाढ़ में डूबी सड़कों पर लोगों के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। रसोई गैस की कीमतों में एक दिन पहले हुई बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बढ़ी हुई कीमतों को जल्द वापस लेने की मांग की ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। इसलिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए इन महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की और अपने साथ काले गुब्बारे लेकर वहां पहुंची, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर क्या था, कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो पाई। जो महिला कांग्रेस की नेता हैं, वो प्रधानमंत्री का जो आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग दूसरी तरफ, आप देखिए वहां जाने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद पुलिस को इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और जल्द ही वो इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेती नजर आई। इनमें कुछ इस कार्रवाई से बचने के लिए सड़क पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, मगर पुलिस वाले भी पीछे नहीं हटे और इन प्रदर्शनकारियों को वहां मौजूद एक बस में जबरन बैठा कर ले गए। महिला कांग्रेस के अलावा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसी मुद्दे पर सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। वहां से सामने आई तस्वीर में कुछ कार्यकर्ता एक एलपीजी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए तो कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में सिलेंडर के कटआउट दिखे। यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाया। पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार अपने जन विरोधी फैसलों के कारण इस सरकार को जाना जाता है। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था। सौभाग्य की बात है कि रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर के दाम इस बार 19 बार और 2 हफ्ते में दूसरी बार बढ़ाए गए, जिसकी वजह से देश के ज्यादातर शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 900 रुपए के पार गई। तो कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और याद दिलाया कि उसके राज्य में तो सिलेंडर 401 रुपए में मिलता था, जबकि सरकार दलील दे रही है कि रसोई गैस के दाम इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर के रेट पर निर्भर होते हैं, जिन पर सरकार का कोई जोर नहीं है। असम सरकार ने उरांग नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटा दिया।
असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरांग नेशनल पार्क कर दिया। इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। राजस्थान के चुरू में एक शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गईं। उनका मुकाबला सर्बिया की ओगा दानियोविच से था, लेकिन वो बीमारी की वजह से इस मैच में नहीं खेल पाईं, जिससे नाओमी ओसाका को विजेता घोषित कर दिया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भड़क गए और उन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाने को खतरनाक बताया। दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का समर्थन किया और इसी बहाने उन्होंने देश में मौजूद तालिबान समर्थकों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। उसको समर्थन करते हो, उनके लिए बेहतर होगा कि या तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाएं या वहीं चले जाएं। दिल्ली एनसीआर में लगातार तीसरे दिन भी जोरदार बारिश हुई और इस बारिश ने लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि पहले ही राजधानी के कई इलाकों में भरा पानी निकल नहीं पाया था और ऊपर से तीसरे दिन भी हुई बारिश ने कई इलाकों की सूरत बिगाड़ कर रख दी, जिसकी एक तस्वीर सफदरजंग इलाके से सामने आई, जहां सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों का चलना दूभर हो गया। जबकि पालम इलाके के एक अंडरपास में तो इतना पानी जमा हो गया कि वहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे को देखने के बाद वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियां संभलकर अपनी मंजिल की ओर जाती नजर आईं। 2 घंटे से मैं इस पानी के अंदर फंसा हूं, मेरी गाड़ी पूरी भीग चुकी है, बम्पर तक निकल चुका पानी के अंदर। लेकिन एक मोटरसाइकिल सवार तो वहां से गुजरने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया और उसने यू टर्न लेने में ही भलाई समझी। राजधानी के ज्यादातर इलाकों का यही हाल दिखा, क्योंकि बारिश के पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला और उसने कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। धौला कुआं की एक सड़क पर तो इतना पानी भर गया कि वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे दिखे, जबकि एक बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई। दिल्ली की कई इलाकों की बनी हुई है, द्वारका की बात करें, आईटीयू की बात करें और यहाँ धौला कुआं की तरफ जाने वाली सड़क में भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस बारिश ने एक दिन पहले ही सितंबर महीने की पहली तारीख को 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था और अगले दिन भी मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ। दिल्ली जैसे ही हालात आसपास के शहरों में भी नजर आए, वहां भी लोगों को सुबह सुबह सड़कों पर पानी भरने और ट्रैफिक जैम की परेशानी से दो चार होना पड़ा, जिसकी कुछ तस्वीरें गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके से सामने आईं। वहां एक रिहायशी इलाके में पानी भरने से लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहां से सामने आई दूसरी तस्वीर में इस प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया, जिसमें फंसी गाड़ियां काफी देर तक हिल तक नहीं पाईं और लोग घंटों जैम से जूझते दिखे। उधर नोएडा में भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दिए। सेक्टर 16 की एक सड़क पर पानी भरने से ऑटो और बस का इंतजार कर रहे लोगों को दिक्कत पेश आई, जबकि सड़क किनारे रेडी लगाने वाले भी इससे नहीं बच पाए। बसें रुकती हैं, लेकिन अभी स्थिति ये है कि आप देखिए कि पूरा एक हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। रही सही कसर सुबह सुबह बारिश के साथ आसमान पर छाए काले बादलों ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट तक जलानी पड़ गई। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में पूरे साल में औसतन 800 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती, जिसका 1/4 से भी ज्यादा पानी यहां पिछले 3 दिन में बरस गया, जिसको समेट पाना दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के बस में नहीं था। और जो लोग बारिश में मिंटो ब्रिज या पुल प्रहलादपुर के अंडरपास की तरफ जाने से बच रहे थे, वो दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी तालाब बनी सड़कों पर फंस गए। अभिनेता और मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। उनके परिवार वालों का दावा है कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। बिग बॉस 13 जीतकर शोहरत की नई ऊंचाइयां छूने वाले सिद्धार्थ के यूं अचानक दुनिया से जाने की खबर सुनते ही उनके चाहने वालों को झटका लगा। दोस्तों और करीबियों ने भी जैसे ही ये सुना, उन्हें भी सदमा लगा। और वो सिद्धार्थ शुक्ला के मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में बने घर पहुंचने लगे। सिद्धार्थ के परिवार वालों का कहना है कि वो रात में खाना खाकर सोए थे और अगली सुबह उठे ही नहीं, जिसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई। ऊपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ले आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद हो पाएगी। सिद्धार्थ के निधन की खबर सुनते ही टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि महज 40 साल की उम्र में एक चमकता सितारा यूं गुम हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। फिल्मों और टीवी सीरियल में काम कर चुके सिद्धार्थ बिग बॉस 13 जीतने के बाद लोकप्रियता के 7वें आसमान पर पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक उनकी मौत की खबर सुनकर सभी हैरान रह गए। वैसे परिवार वालों ने अब तक कोई शक नहीं जताया और उनका कहना है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन खबर है कि उन्होंने ये जरूर कहा कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि उसमें मौत की वजह क्या बताई जाती है। वहीं कूपर अस्पताल ने सिद्धार्थ की मेडिकल जांच के बाद सुबह करीब 10:30 बजे घोषित किया कि ये डेथ बिफोर अराइवल है, यानी कि अस्पताल का कहना है कि सिद्धार्थ की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। अब अस्पताल ने बयान दिया कि मौत वहां लाने से पहले हुई, इसलिए उसने पुलिस को भी सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच तो शुरू की, लेकिन इस मामले में कुछ भी कहने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करने का फैसला लिया। हाँ, उसने सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की बहन और उनके पति से पूछताछ की। वो दोनों ही सुबह सुबह उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इस बीच जानकारी मिली है कि सिद्धार्थ शुक्ला एक दिन पहले किसी नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग करने गए थे और रात 8:30 बजे घर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने रात 10:30 बजे तक बिल्डिंग कंपाउंड में ही जॉगिंग की। वापस आने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया और फिर कुछ खाकर सोने चले गए। खबर है कि उसी समय उन्हें कुछ दिक्कत हुई और उन्होंने अपनी दोस्त शहनाज गिल को फोन किया, जिसके बाद शहनाज ने यह बात उनकी मां को बताई और मां ने रात के 1 बजे उन्हें जूस और पानी देकर सोने को कहा। सुबह जब सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला मेडिटेशन के लिए उठी तो सिद्धार्थ को सोता देखकर वो दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन वापस आने पर उन्हें कोई हलचल नहीं दिखी। सिद्धार्थ वैसे ही सो रहे थे जैसे पहले सोए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटियों को फोन करके बुलाया, जिन्होंने पहले अपनी फैमिली डॉक्टर से संपर्क किया, जिसके बाद उनके फैमिली डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अस्पताल ले जाने की सलाह दी और फिर सिद्धार्थ का परिवार उन्हें सुबह 9:30 बजे के आसपास अस्पताल लाया, जिसके करीब 1 घंटे बाद उनके निधन की खबर आई। सौभाग्य की एक बात यह कि सिद्धार्थ शुक्ला की न तो उम्र ज्यादा थी और न ही उन्हें किसी बीमारी की कोई बात सामने आई। रियलिटी शो से लेकर वेब सीरीज तक में काम कर चुके सिद्धार्थ के बारे में तो यह कहा जाता था कि वो अपनी फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं, इसीलिए उनके अचानक जाने से उनके चाहने वालों को ही नहीं, उनके साथ काम करने वाले लोगों और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को भी बड़ा सदमा लगा। ब्राजील से सेना के अभ्यास का एक वीडियो सामने आया। वहां अमेज़न के जंगलों के बीच सेना की टुकड़ी ने कई हैरतअंगेज कारनामे की, जिनमें जमीन से लेकर आसमान तक के करतब शामिल थे। वहां सेना के बड़े बड़े टैंक आते दिखाई दिए। इसके बाद बहुत तेज आवाज के साथ कई रॉकेट दागकर ब्राजील की सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस सालाना अभ्यास को देखने के लिए वहां कई लोग भी जुटे, जिनके सामने एक कमांडर ने अपने वॉकी टॉकी पर दुश्मन की लोकेशन बताई और दूसरे ने गोला दागने का आदेश दिया, जिसके बाद हुए जोरदार धमाके से सब थर्रा उठे। इस ड्रिल के जरिए वहां के सैनिकों ने मुसीबत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया। Nós estamos nos preparando sempre, nos adestrando para defender não só a nossa Amazônia, mas ao Brasil como um todo। इस मॉक ड्रिल में सेना ने एक तरफ नदी में अपना दमखम दिखाया तो वहीं आसमान के रास्ते पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर अपनी हवाई ताकत को भी साबित किया। सौभाग्य की एक बात यह कि ब्राजील की सेना ने 1 महीने पहले अमेज़न के जंगलों के किनारे युद्ध अभ्यास शुरू किया था, जहां के मूल निवासी आरोप लगा रहे हैं कि ब्राजील सरकार जंगलों को काटकर वहां खेती करवाना चाहती है और इसी वजह से ब्राजील की सेना के कमांडर को सफाई भी देनी पड़ी कि सेना की यह कवायद सालाना रूटीन का हिस्सा थी, जिसका ब्राजील सरकार की अमेज़न पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। गाय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बयानबाजी शुरू हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाय पर की गई टिप्पणी पर जबानी जंग छिड़ गई। समाजवादी पार्टी ने अदालत के गोरक्षा पर दिए गए सुझाव को तो सही ठहराया, लेकिन लगे हाथ बीजेपी पर गाय की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता, मगर समाजवादी पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। सियासी वार पलटवार के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के सुझाव का समर्थन कर दिया। हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। न्यूजीलैंड और मेजबान बांग्लादेश के बीच दोपहर 3:30 बजे से ढाका में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा।
5 मैचों की इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम 1-0 से आगे है। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर 44 टीचरों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। टीम इंडिया ने मुंबई क्रिकेट के मशहूर कोच रहे वासुदेव परांजपे को चौथे टेस्ट के दौरान श्रद्धांजलि दी। इसके लिए खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। वासुदेव परांजपे ने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा समेत कई दिग्गजों के मेंटोर की भी भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दूसरी जगह बसाने की मांग कर रहे लोगों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि इलाके में खदान से कोयला निकालने के लिए अक्सर धमाके किए जाते हैं, जिससे उनके मकानों को नुकसान पहुंचता है और अब वो रहने लायक नहीं बचे। ऐसे में उनकी मांग है कि उन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, जिसे मनवाने के लिए ये प्रदर्शनकारी वहां के रानीगंज इलाके में मौजूद कोयले की एक खदान में पहुंचे और हंगामा करने लगे। इन लोगों को पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। एक आदमी तो कोयला खदान से जा रहे एक अधिकारी की गाड़ी के आगे लेट गया। इससे पहले इन प्रदर्शनकारियों ने कोयला खदान के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें मेन गेट पर रोकने पर अपनी जी जान लगा दी। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। ढेर सारा घर क्रैक हो गया। कारण ये था जो नीचे जो ब्लास्टिंग होता है सीएल का। जब काफी देर तक ये लोग हंगामा करते रहे तो खदान से कोयला निकालने वाली कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक अफसर उनके बीच पहुंचे और बातचीत के जरिए हंगामे को शांत करने में जुट गए। आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जमीनें हैं, आपका क्रैक माइनिंग एक्टिविटीज के कारण है, तो अगर होगा तो वो जो है प्रोपोजल बन करके उसको किया जा सकता है। बताया गया कि हंगामे के दौरान 4 लोग जख्मी हो गए। सौभाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में आसनसोल और रानीगंज में केंद्र सरकार की कंपनी की कोयला खदानें हैं, जिनकी वजह से लगभग 150 बस्तियों में रहने वाले 45,000 परिवारों को दूसरी जगह बसाने का मास्टर प्लान 15 साल पहले तैयार हो गया था, जिसके लिए जमीन और पैसे तो कोयला मंत्रालय को देने, लेकिन घर बनाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार के हवाले है, जिसने 2-3 साल पहले 13,000 मकान बनाने का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन बाकी लोगों के मकान का मामला अटका हुआ, क्योंकि कोयला कंपनी से जो जमीन आसनसोल के अधिकारियों ने मांगी थी उसके नीचे कोयले का भंडार है और कंपनी वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं। खबर है कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए अमेरिकी फौज ने तालिबान से खुफिया डील की थी। CNN की रिपोर्ट है कि अमेरिका के लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए तालिबान के लड़ाकों का एक ग्रुप खुफिया तरीके से काम कर रहा था। अमेरिकी फौज ने तालिबान से जो सीक्रेट डील की थी उसकी वजह से तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर एक सीक्रेट गेट बनाया था, जिसके जरिए हजारों की भीड़ में भी अमेरिकी नागरिक आसानी से एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। जानकारी मिली है कि काबुल में कॉल सेंटर भी बनाए गए थे, जिनकी मदद से अमेरिका के लोगों को गाइड किया गया कि वो कब और कैसे एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के दफ्तर के बाहर भारत में रह रहे अफगान नागरिकों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बताया कि वो अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते और उन्हें रेफ्यूजी कार्ड दिया जाए। इसलिए अपनी बात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तक पहुंचाने के लिए उन लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। इस प्रदर्शन में बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। ये अफगान नागरिक हाथों में बैनर और पर्चे लेकर पहुंचे। इनके जरिए उन्होंने अफगानिस्तान में लोगों पर हो रही ज्यादती दिखाने की कोशिश की। इनकी मांग ये है कि इनको रीसेटल किया जाए किसी दूसरे देश में। इनकी ये मुख्य मांग है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। इन प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें तालिबान की ओर से किए जा रहे वादों पर भरोसा नहीं है और वो वहां नहीं जाना चाहते, इसलिए उन्हें रेफ्यूजी कार्ड दिया जाए। मैं 11 साल से इंडिया में रहता हूँ, अभी तक मुझे कार्ड भी नहीं दिया। मेरे बच्चे पढ़ाई से नहीं कर सकते हैं, मैं घर नहीं ले सकता हूँ। खबर है कि ये लोग रेफ्यूजी कार्ड हासिल करने के लिए पिछले 1 हफ्ते से अलग अलग दफ्तरों और दूतावास के चक्कर काट रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR गृह युद्ध और राजनीतिक हिंसा की वजह से बेघर हुए लोगों को दूसरे देशों में बसाने में मदद करती है और उन्हें पढ़ाई और रोजगार का मौका भी दिलवाती है। लेकिन ऐसा उन्हीं देशों में हो सकता है जिनका UNHCR के साथ समझौता है, और भारत ने ऐसे समझौते पर दस्तखत नहीं किए, जिसकी वजह से भारत में आए अफगानिस्तान के शरणार्थी लगातार UNHCR के ऑफिस पर प्रदर्शन करके खुद को किसी और देश में भेजने की मांग कर रहे हैं। भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी पिंकी चौधरी को जेल भेजा गया।
दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी पिंकी चौधरी को 17 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक्स में अच्छी शुरुआत की। वो सिंगल्स पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गए। उन्होंने पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी के निकलस जैनपॉट को 21-9 और 21-3 से शिकस्त दी। सुहास एलवाई की इस अच्छी शुरुआत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया, जिससे सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर लाया गया। यूपी सरकार ने ललितपुर में एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए करीब 92 हेक्टेयर जमीन खरीदने का फैसला लिया। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और उनकी जगह सांसद वीणा देवी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक पेट्रोल पंप में कुछ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान जमकर मारपीट की। ये वारदात एक रात पहले हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया। उसमें साफ दिखा कि 6 बदमाशों ने अचानक एक पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में वो बदमाश हथियारों के दम पर वहां बैठे कर्मचारी को बुरी तरह पीटते नजर आए। किसी ने उसे कई बार लात मारी तो कोई उसकी जेब टटोलता दिखाई दिया। मारपीट के दौरान वो कुर्सी से नीचे जमीन पर गिर गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया था। दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पूछी थी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम और हमारे 5 प्यारे हैं जो 5 लोग, तो उनसे वो राय परामर्श कर। जिसके बाद अकाली दल और बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने दलील दी कि रावत के बयान से सिख समुदाय की भावना को ठेस पहुंचेगी, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं हरीश रावत जी अपने इस बयान पर अफसोस जताएंगे। बात संवेदनशील थी, लिहाजा विवाद बढ़ने पर हरीश रावत ने अपने बयान पर माफी मांगने में देर नहीं की। मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो, किसी का भी दिल दुखा हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने अपने शब्द वापस लिए। कश्मीर जोन की पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही एक अफवाह को खारिज कर दिया। अफगानिस्तान के तालिबान पर कब्जे के बीच ये अफवाह उड़ी कि कश्मीर के 60 युवा गायब हैं, लेकिन पुलिस ने इस बात को पूरी तरह फर्जी करार दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद पुलिस ने 7 लोगों को ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग एक गेम ऐप के नाम पर लोगों को झांसा देते थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब इस केस की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। कर्नाटक के कोलार में एक कॉलेज के 32 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया गया कि ये सभी छात्र हाल ही में केरल से लौटे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कुछ लोगों को मकानों की चाबी सौंपी। ये मकान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत सरकार की तरफ से गांव में बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि हर गरीब का घर हो अपना, यह साकार उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोपी एक डिलीवरी बॉय और उसके 2 साथियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में रेस्टोरेंट चलाने वाले सुनील अग्रवाल नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या का आरोप खाने की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के डिलीवरी बॉय पर लगा। यहाँ पे 2 आदमी खड़े थे जिन्होंने सुनील अग्रवाल पे गोली चलाई है। एक गोली उनके सर में मारी गई है जो उनकी मृत्यु की वजह है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर पर गोली लगी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इनके क्रिमिनल हिस्ट्री भी पता कर रहे हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। जीडीपी बढ़ने की रफ्तार में तेजी की खबरों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरने के बावजूद महंगे पेट्रोल और डीजल पर उन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछे। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? हालांकि महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए बीजेपी ने यूपीए सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार बता दिया। लगभग 1.4 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया था। ये जो ऑयल बॉन्ड लिया था यूपीए ने, उसका किस प्रकार का एक कहर पूरे ऑयल प्राइसिंग पे आगे भी पड़ा, वो हम सब जानते हैं। निर्मला जी ने हम सबको बताया है।
अभिनेत्री सायरा बानो को मुंबई में खार के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बताया गया कि 3 दिन पहले बीपी बढ़ने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता संजय राउत के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी। संजय राउत ने सामना अखबार के जरिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर हमला बोला था, जिस पर राणे और उनके बेटों ने काफी नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में तल्खी और बढ़ने की आशंका को देखते हुए संजय राउत की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। यूपी में चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल रहे। पार्टी ने बताया कि वो राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर इस तरह की यात्रा निकालेगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की भरपूर कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटे नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाल रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर को 5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिया गया। हालांकि अभी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोगों को ही मंदिर में एंट्री दी गई। डबल डोज का रिपोर्ट दिखाएंगे, वो एंट्री होता है। अगर नहीं हो तो एंटीजन टेस्ट वो जरूरी है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी दिल्ली में ईडी के सामने पेश नहीं हुई। उन्हें कोयला घोटाले के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन रुजिरा ने कोरोना संकट में अपनी बच्ची की सुरक्षा की दलील दी और दिल्ली की बजाय कोलकाता में अपने घर पर ही पूछताछ करने की गुजारिश की। उनके धर्मपत्नी रुजिरा जी को भी बुलाया गया है, वो जाके सामना करे और उसका सवाल का जवाब दे। पुणे में अभिनेत्री पायल रोहतगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर हुए समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने आध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी प्रभुपाद के किए गए कामों को याद किया और उन पर सिक्का भी जारी किया। प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की 13वीं पर अलीगढ़ में उनके घर पर कई लोग पहुंचे। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव का स्विमिंग पूल में तैराकी करने का एक वीडियो वायरल हो गया। वो निगम परिसर में बनाए गए स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस दौरान वो कुछ नेताओं के साथ खुद ही तैराकी करने उतर गए। मुंबई में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद वहां के नगर निगम बीएमसी ने अपनी तैयारी तेज कर दी। जिन इमारतों में 5 या 5 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं, उन इमारतों को बीएमसी सील कर रही है। ऐसी अब तक 29 इमारतों को सील किया जा चुका है। मुंबई में जितनी भी ऐसी इमारतें हैं जिसमें 5 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं, उन्हें इसी तरीके से जो बैनर लगा के है वो सील कर दिया गया है। बताया गया कि कोरोना का खतरा बढ़ने के पीछे बड़ी वजह सार्वजनिक जगहों और बाजारों में जुटने वाली भीड़ है, जिस पर मुंबई की मेयर ने चिंता जताई और सख्त कार्रवाई की बात कही। वो पूरी बिल्डिंग सील होगी, अंदर से कोई बाहर नहीं है, बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा। और टीका सूत्र हमारा चालू होगा। हरियाणा में करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया। कुछ दिनों पहले करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि इसमें उन्होंने उग्र प्रदर्शनकारियों का सिर फोड़ने का आदेश दिया था। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खाने पीने के सामान की एक दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे 5 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 3 बच्चे, 1 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। टीन पर एक होल्डर का तार लटका हुआ था, जिसकी वजह से उसमें करंट आया पूरी टीन में और अलग अलग परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। हादसे के बाद इलाके के लोगों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। नंगे तार थे जो बिजली डिपार्टमेंट द्वारा गली के अंदर सप्लाई दी गई थी, उसका करंट उतरा। इस हादसे की जानकारी मिलने पर एडीएम वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें भी गुस्साए लोगों ने घेर लिया। इस बीच उन्होंने भरोसा दिया कि पीड़ितों के परिवारों की आर्थिक मदद की जाएगी। जांच कराई जा रही है, जितना संभव है इनकी मदद करने के लिए हम लोग रेडी हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली से फिट इंडिया क्विज अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए छात्र एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसमें उन्हें खेल से जुड़े सवालों के जवाब देने होंगे और खेल से जुड़े कुछ कर्तव्य भी करने को कहा जाएगा। इसका मकसद यह है कि छात्र फिट। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक पेट्रोल पंप में कुछ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान जमकर मारपीट की।
ये वारदात एक रात पहले हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया। उसमें साफ दिखा कि 6 बदमाशों ने अचानक एक पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में वो बदमाश हथियारों के दम पर वहां बैठे कर्मचारी को बुरी तरह पीटते नजर आए। किसी ने उसे कई बार लात मारी तो कोई उसकी जेब टटोलता दिखाई दिया। मारपीट के दौरान वो कुर्सी से नीचे जमीन पर गिर गया। कुछ बदमाश लगातार पेट्रोल पंप के उस कर्मचारी को पीटते रहे तो कुछ काउंटर में रखे कैश को बटोरने में जुटे दिखे। जानते পারবেন যে ক্যাশ ড্রয়ার কোথায় আছে না আছে। প্রথমে এসে ওদের ক্যাশ ড্রয়ার অ্যাটাক, তারপর আমাদের ছেলেকে এরকম ভাবে মারধর। बताया गया कि बदमाश वहां से करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। साथ ही उन पर आरोप है कि उन्होंने पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों को इतना पीटा कि उनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों को पुलिस वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सौबात की एक बात है कि दुर्गापुर के अंडाल इलाके में ये पेट्रोल पंप कोलकाता से आगरा को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे नंबर 19 पर है, जहां से झारखंड की सीमा मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन 4 साल पहले खुले इस पेट्रोल पंप पर इससे पहले डकैती और लूट क्या छोटी मोटी चोरी की भी वारदात नहीं हुई। इसलिए वहां 1 लाख से ज्यादा की डकैती पश्चिम बंगाल की पुलिस के लिए चुनौती बन गई है, जो सीसीटीवी फुटेज के जरिए पेट्रोल पंप पर डाका डालने वाले बदमाशों का सुराग ढूंढ रही है। बिहार में उफान पर आई नदियों ने लोगों की मुसीबत ऐसी बढ़ाई कि उन्हें घुटनों तक भरे पानी में उतरकर अपने जरूरी काम निपटाने पड़े। नेपाल और बिहार के कई हिस्सों में हुई जबरदस्त बारिश से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया, लेकिन लोगों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब नदी पर बना बांध टूट गया और पूरा इलाका पानी पानी हो गया। वैशाली जिले में तो न बाजार बचा न हाईवे। जिधर नजर गई उधर दिखा सिर्फ बूढ़ी गंडक नदी का पानी। नदी उफान पर आई तो अपने साथ मुसीबत भी लाई और बाजार में आने वाले लोग पानी में घुसकर जाने को मजबूर हो गए। वैशाली जिले के लालगंज इलाके में बूढ़ी गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद लालगंज बाजार में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। जिनके पास गाड़ी थी वो गाड़ी लेकर और जिनके पास साइकिल थी वो साइकिल लेकर उसमें घुस गए। रही बात पैदल चलने वालों की तो वो भी हिम्मत जुटाकर पानी से लबालब सड़क पर आगे बढ़े। वैशाली और पटना को जोड़ने वाले हाईवे का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग घरों में फंसे रहे। हाजीपुर में तो हालत और खराब है, वहां तो बारिश के पानी ने शहर की शक्ल ही बदल कर रख दी और ऐसा लगने लगा कि सब डूब गया है। वहां क्या सड़क, क्या खेत और क्या घर, हर जगह पानी भर गया। ऐसे में दुविधा में फंसे लोग जान पर खेलने निकल पड़े। कुछ लोग पानी में घुसकर खरीदारी करने पहुंचे तो कुछ दुकानदार पानी से भरी दुकान के काउंटर पर बैठ गए। दरभंगा में तो बारिश के पानी ने थाने को भी नहीं बख्शा और उसके कोने कोने में घुस गया। थानेदार का कमरा हो या कैदियों को रखने वाली कोठरी, हर जगह जलमग्न हो गई। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली दंगों के आरोपी के भाई को राहत दी है। आरोपी ताहिर के भाई को कोर्ट से राहत मिली है और कोर्ट ने आरोप तय करने से मना किया है। भाई को राहत मिली है, सबूतों के अभाव में आरोप तय नहीं किए गए। अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अमित ये बताइए कि ये ताहिर के भाई को राहत मिली है, बाकियों के साथ क्या हुआ है? देखिए किशोर, जो मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन है, दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी, उनके भाई शाह आलम के साथ साथ 2 अन्य आरोपी को भी राहत मिली है इस पूरे मामले में। यानी 2 अलग अलग एफआईआर थे। इन दोनों एफआईआर में पुलिस के पास एविडेंस के नाम पर केवल एक कांस्टेबल का ही बयान था, इसके अलावा कुछ नहीं था और इसीलिए उनको राहत देते हुए कोर्ट ने आरोप तय करने से मना कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा है कि इतिहास इस बात को देखेगा कि विभाजन के बाद दिल्ली में जो सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगे को देखा है और उसमें आज के जो नई पद्धति से, नई वैज्ञानिक तरीके से जिस तरीके से जांच आज होती है, उसके बावजूद पुलिस की विफलता है ये। तो इस तरीके की टिप्पणी कोर्ट ने की है और जाहिर तौर पे दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और जो जिसे दिल्ली पुलिस बार बार बताती रही है इस कोर्ट में कि दिल्ली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन है, तो उनके भाई शाह आलम को राहत दी गई है। जी, और जो बाकी सारे जो मुकदमे थे उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? बाकी सारे और जो आरोपी थे अलग अलग केसेस में? जी, उन सभी केसेस में ट्रायल चल रहा है और इन सभी केसेस में हाई कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस से मांगा है कि आप इन केसेस में किस तरीके का एविडेंस कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, किस तरीके किन किन स्टेज में अभी तक ये जांच आपकी पहुंची है। इन सभी केसों में हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस को दायर करना है और सभी केसों में देखिए एक के बाद एक जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी, कहीं ना कहीं सभी एफआईआर एक के बाद एक दूसरे पर निर्भर करती थी, एविडेंस निर्भर कर। तो जाहिर तौर पर जब इन
इन दो मामलों में राहत दी गई है। तो जो ताहिर हुसैन के वकील होंगे या दूसरे आरोपियों के वकील होंगे, ये इनका इस एफआईआर में जो एविडेंस नहीं पेश करेंगे तो इसकी दलीलें भी कोर्ट में रखेंगे। देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके से सुनता है दिल्ली पुलिस को। जी शुक्रिया अमित आपका। पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर इतनी बुरी तरह टूट गई है कि वहां के राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष को अपने यहां आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ गई। मतलब यह कि अब वहां सरकार खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं जैसे चावल, चीनी वगैरह, उनका स्टॉक व्यापारियों से अपने कब्जे में ले लेगी, उनकी एक कीमत तय कर देगी और उनकी सप्लाई भी खुद करेगी। इससे एक तो जमाखोरी नहीं होगी और दूसरा कम कीमत पर लोगों को ये जरूरी चीजें मिल पाएंगी। इस काम के लिए सरकार ने एक पूर्व आर्मी जनरल को भी नियुक्त कर दिया है। लेकिन श्रीलंका को यह करना क्यों पड़ा? तो ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि श्रीलंका में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान छूने लगी है। चीनी, आलू, प्याज, तेल, हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं। वहां के ऊर्जा मंत्री ने तो लोगों से अपील तक कर दी है कि पेट्रोल डीजल भी सोच समझकर इस्तेमाल करें, नहीं तो उसकी भी राशनिंग करनी पड़ जाएगी। अब सवाल यह कि श्रीलंका में महंगाई बढ़ क्यों रही है? तो इसके पीछे एक बेहद गंभीर संकट है जो काले बादलों की तरह श्रीलंका के सिर पर मंडरा रहा है। असल में श्रीलंका की करेंसी यानी श्रीलंकाई रुपए की कीमत गिरती ही जा रही है। श्रीलंकाई रुपया इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7.5% तक गिर चुका है। हाल यह है कि आज $1 200 श्रीलंकाई रुपए के बराबर पहुंच गया है। सीधी बात करें तो श्रीलंका के किसी नागरिक को अगर $1 खरीदना हुआ तो उसे अपनी जेब से 200 श्रीलंका के रुपए चुकाने होंगे। किसी भी देश की करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले कितनी है, ये बात बहुत ज्यादा अहमियत रखती। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है। इसलिए जब भी किसी देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कम होती है तो कुछ हो ना हो उस देश में महंगाई तो बढ़ती बढ़ती, ये तो गारंटी। क्योंकि दूसरे देशों से जब सामान इंपोर्ट किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है, तो पेमेंट तो डॉलर में करनी पड़ती है। उसे आप अपने देश की करेंसी से नहीं पकड़ा सकते। अब मान लीजिए कि श्रीलंका ने किसी देश से गेहूं खरीदा या तेल तो खरीदना ही पड़ता है, कच्चा तेल, तो उसे डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। $1 200 श्रीलंकाई रुपए के करीब है। तो अगर श्रीलंका ने $500 का तेल लिया या गेहूं लिया या कुछ स्टील लिया, कुछ भी लिया, उसे लगभग 1 लाख श्रीलंकाई रुपए चुकाने पड़े। जबकि ठीक 1 साल पहले $1 185 श्रीलंकाई रुपए के बराबर था। वो रेट होता तो $500 के गेहूं के करीब 92,000 श्रीलंकाई रुपए देने पड़ते। लेकिन श्रीलंकाई रुपया गिरने से लगभग 8,000 रुपए का फर्क आ गया इतनी सी चीज पर। अब जब चीज महंगी खरीदी जाएगी तो बिकेगी भी महंगी ही। और ये तो सिर्फ गेहूं का एग्जाम्पल था। श्रीलंका तो गेहूं, दाल, चीनी, फल, दूध, इसके अलावा तेल, कच्चा तेल तो सभी इंपोर्ट करते हैं, कई चीजें इंपोर्ट करता है। इसी वजह से पिछले साल मार्च में श्रीलंका ने गाड़ियों और कुछ दूसरी चीजों के इंपोर्ट पर बैन तक लगा दिया था ताकि उसकी जेब से डॉलर कम से कम निकले। मगर हालात नहीं सुधरे और अब तो नौबत यह आ गई है कि श्रीलंका की सरकार के पास बाहर से दवाइयां तक खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि श्रीलंका की करेंसी की कीमत गिरती ही जा रही? वो इसलिए क्योंकि श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होने लगा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा कोष, वो चीज है जिसे देखकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे खून में शुगर लेवल कम होने पर इंसान को चक्कर आने लगता है ना, वैसे ही किसी देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने पर उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हिंदी में विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विदेशी मुद्रा भंडार सरकार का वो खजाना होता है जो उसकी अपनी करेंसी में न होकर विदेशी करेंसी में होता है, मतलब कि दूसरे देश की मुद्रा में होता है। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। ज्यादातर तो अमेरिकी डॉलर होता है, सोना होता है, बॉन्ड होते हैं। श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज का बेहद बड़ा हिस्सा टूरिज्म यानी पर्यटन से आता है, क्योंकि घूमने आए लोग अपने देश की करेंसी साथ लाते हैं। लेकिन जब से कोरोना ने धावा बोला है तभी से श्रीलंका में टूरिज्म न के बराबर रह गया, कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा। फिर श्रीलंका की सरकार पर कर्ज भी काफी है। श्रीलंका का ट्रेड डिफिसिट यानी व्यापार घाटा भी भयानक है। मतलब ये कि वो जितना सामान एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा तो इंपोर्ट कर लेता है। यानी एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी कमाता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपोर्ट करके फॉरेन करेंसी खर्च भी कर देता है। इसी वजह से श्रीलंका में हालात बिगड़ गए हैं और वहां आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ी। देश में 2 महीने बाद एक दिन में कोरोना के मरीज फिर बढ़ गए। देश में पिछले 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए।
ये आंकड़ा पिछले 2 महीनों में एक दिन में सबसे ज्यादा रहा। इस दौरान 509 लोगों की कोरोना से जान गई। आईटी और बैंक समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में खरीदारी से शेयर बाजार में भारी तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 514 अंक उछलकर 57,853 पर पहुंच गया। साथ ही निफ्टी 158 अंक उछलकर 17,234 पर बंद हुआ। खबर है कि चीन और पाकिस्तान ने कुछ आईटी इंजीनियरों को अफगानिस्तान भेजा। ये इंजीनियर व्हाट्सएप और दूसरी तकनीक के इस्तेमाल में तालिबान की मदद करेंगे। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन के बाद से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की अफवाहें न फैलें। खाली सरकारी कंपनी के मोबाइल फोन इस वक्त काम कर रहे हैं। बाकी जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनके मोबाइल फोन साथ साथ मोबाइल इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया गया है। वसुंधरा राजे के समर्थकों के नए संगठन की वजह से राजस्थान बीजेपी में अनबन की अटकलें हैं। राजे समर्थकों ने राज्य में टीम वसुंधरा नाम से एक नया संगठन बनाया है और जयपुर में उसका दफ्तर भी खुल चुका है। वसुंधरा जी के समर्थकों ने जयपुर के अंदर एक प्रदेश कार्यालय शुरू किया टीम वसुंधरा के नाम पर। कहा जा रहा है कि इस संगठन का मकसद वसुंधरा को 2023 में बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा बनाना है। लेकिन राज्य में बीजेपी के दूसरे नेता इस बात से नाखुश लगे और उन्होंने मांग की कि वसुंधरा इसे रोकें। उनको खुद को स्वयं को देखना चाहिए कि यदि उनके नाम से कोई ऐसा संगठन चलता है, उनको आपत्ति है तो दर्ज करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए एक टीका केंद्र पर बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी और वैक्सीन लगवाने के लिए जुटे लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोगों ने मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा। एक दूसरे पर चढ़ने को उतारू भीड़ के बीच हाथापाई भी हो गई। पुरुषों की इस लंबी कतार के दूसरी तरफ महिलाओं की भी एक लाइन नजर आई। हालात यहां भी अलग नहीं थे। कुछ महिलाएं लाइन में आगे आने की कोशिश में दिखीं, जिसके बाद वहां भी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। सौभाग्य की एक बात यह कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वैक्सीन लगवाने के लिए भगदड़ में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिससे बीरभूम के कुछ लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा और वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन तोड़कर जब वो आगे बढ़े तो शांति से लाइन में खड़े लोग भी भड़क गए। तबलीगी जमात से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के जरिए खबरों को सांप्रदायिक रंग देने पर चिंता जताई। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि तबलीगी जमात की बैठक को सांप्रदायिक रंग देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया और कई वेब पोर्टल पर खबरों के नाम पर कुछ भी चला दिया जाता है, उन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं। लेकिन सोशल मीडिया और कई ऑनलाइन पोर्टल पर खबरों को सांप्रदायिक रंग देने पर कोर्ट ने सबसे ज्यादा चिंता जताई और इससे देश की छवि खराब होने की बात भी कही। कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि सोशल मीडिया कंपनियां केवल बड़े लोगों को जवाब देती हैं और अदालतों को जवाब देना जरूरी नहीं समझती। स्पेन के अलकनार में हुई जोरदार बारिश के बाद वहां आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। बताया गया कि इस बाढ़ से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए क्योंकि ताकतवर सैलाब ने वहां के एक इलाके की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। सड़कों पर पानी पूरी रफ्तार के साथ बहता दिखा और जो भी चीज इसकी जद में आई उसे वो दूर तक बहा कर ले गया। लोगों के मकानों और गाड़ियों को भी इस सैलाब ने काफी नुकसान पहुंचाया। रही सही कसर लगातार हो रही बारिश ने पूरी कर दी। बाढ़ के बीच अपने घरों में कैद लोग इस बर्बादी को देखकर सहम गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सड़क धंसने के बाद एक कार उसमें फंसी नजर आई, जबकि आसपास मौजूद कुछ मकान भी पानी में डूबे दिखे। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए स्पेन के दूसरे हिस्सों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। सौभाग्य की बात यह कि स्पेन का अलकनार कस्बा भूमध्य सागर के बिल्कुल किनारे बसा है, जिसकी वजह से तूफान और बारिश की सबसे ज्यादा मार वहीं के लोगों पर पड़ी जिनके घरों में भी पानी और कीचड़ भर गया, जिसकी वजह से करीब 9000 की आबादी वाले इस कस्बे में रहने वाले 3 दर्जन लोगों को होटल में पनाह लेनी पड़ी। तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों की एक और कोरोना वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल गई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्वदेशी फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को यह मंजूरी मिली है। देश में दवाओं पर निगरानी रखने वाली संस्था DCGI ने कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाजत दी, जो 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। ये देश में चौथी ऐसी वैक्सीन होगी जिसे DCGI की तरफ से ट्रायल की अनुमति मिली। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कब तक आ जाएगी? उनका स्टॉक पाइल तो साथ साथ बनाया जा रहा है, तो उसके बाद होएगा। सो वी शुड वेट फॉर देयर रिजल्ट्स। वी होप इट विल बी इन द नेक्स्ट मंथ और 2। सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में यूपी सरकार ने कार्रवाई की।
दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी भी बना दी जो 2004 से 2017 तक वहां हुए अवैध निर्माण पर जांच करेगी। इसमें अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत की भी जांच होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद से राज्य सरकार भी एक्शन में है। जो बिल्डर है उनके साथ जो अफसर का भी एक गुट है और उसके कारण लोगों को तकलीफ हुई है, उन अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अहमदाबाद नगर निगम ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक फैसला लिया जिसके तहत अब 2 बच्चों तक की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगी, जबकि तीसरा बच्चा पैदा होने पर पैसे लिए जाएंगे। अब तक किसी भी बच्चे के पैदा होने का खर्च सरकारी अस्पताल ही उठाते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि इन लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। गुजरात के केवड़िया में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। इसमें पहले दिन सीएम विजय रूपाणी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव समेत कई नेता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने बैंक लूटने की कोशिश नाकाम करने के लिए एक मॉक ड्रिल की। इसके पीछे का मकसद यह रहा कि जब भी कहीं ऐसी कोई वारदात हो तो पुलिस वालों को फौरन किस तरह एक्शन में आकर बदमाशों के इरादे पर पानी फेरना है, जिसके लिए एक बैंक में इस मॉक ड्रिल को रखा गया, जहां 3 हथियारबंद बदमाश उस बैंक के अंदर घुस गए। इसकी जानकारी एक बैंक कर्मचारी ने फोन पर पुलिस को दी। हथियारबंद दरोडेखोर घुसले आहेत, गावकऱ्यांनी मदत करावी ही विनंती। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले बैंक के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां उनके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई। उन्हें बैंक का शटर नीचे गिरा मिला। बदमाशों ने हथियारों के दम पर बैंक कर्मचारियों और वहां मौजूद ग्राहकों को बंधक बना रखा था, जिनकी जान जोखिम में न डालते हुए पुलिस को उन बदमाशों को पकड़ना था। ऐसे में पुलिस ने अनाउंसमेंट के जरिए बदमाशों को सरेंडर करने को कहा। बँकेला सर्व बाजूनी पोलिसांनी घेरलेलं आहे, तरी आरोपींना मी आवाहन करत आहे, आपण निशस्त्र होऊन पोलिसांच्या स्वाधीन होत आहे। लेकिन बदमाश बाहर नहीं निकले। इसके बाद धीरे धीरे शटर उठाया गया और फिर शुरू हुई बदमाशों के धरपकड़ की कवायद। दूसरी तरफ हथियारों से लैस वो बदमाश भी हमले की तैयारी में दिखे, लेकिन पुलिस वालों की फुर्ती के आगे वो मात खा गए। पुलिस वालों ने इस मॉक ड्रिल के दौरान तीनों बदमाशों को पकड़ लिया। सौभाग्य की बात है कि बिहार के बाद बैंकों में लूट, चोरी और डकैती की सबसे ज्यादा घटनाएं महाराष्ट्र में ही होती हैं, और ये बात 3 साल पहले आरबीआई ने बाकायदा आंकड़े जारी करके बताई, जिसमें अब भी कमी नहीं आई। तो महाराष्ट्र पुलिस ने अहमदनगर में मॉक ड्रिल करके अपनी तैयारियों का टेस्ट लिया, जिसमें बैंक के अधिकारियों को भी समझाया गया कि लूट या डकैती होने पर उनको क्या करना चाहिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबानी आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि तालिबानी आतंकियों की कश्मीर में घुसपैठ के लिए आईएसआई ने जो प्लान बनाया, उसके तहत 40 से 50 आतंकियों को बसों में बैठाकर एलओसी तक लाया गया। एक खुफिया रिपोर्ट में पता चला कि इन सभी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट से पुंछ तक लाया गया, और ये सभी आतंकी अफगान मुल्क के। खबर है कि पहले आईएसआई इनको आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद में शामिल करवाएगी और फिर कश्मीर में घुसपैठ करवाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। वहां कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं, जिन्हें बुझाने के लिए अब प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और इसकी एक तस्वीर आई एल डोराडो काउंटी से, जहां आग में झुलसे जंगलों के बीच दमकल विभाग के लोग मशक्कत करते दिखाई दिए। वो लोग सुलगते जंगलों के बीच जाकर पानी की बौछार करते दिखे।